अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। होप कि आप लोग सब अच्छे से होंगे और ठीक ठाक होंगे। जैसे आप लोगों को मालूम है कि हम अपना थर्ड चैप्टर अभी पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री में, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। जो हमारा आज का टॉपिक होगा वो होगा डिफरेंशिएट बिटवीन कोवैलेंट कंपाउंड और आयोनिक कंपाउंड। जो हमारा प्रीवियस सेशन था उसमें हमने पढ़ा था कि हम आयोनिक कंपाउंड किसको बोलते हैं और कोवैलेंट कंपाउंड किसको बोलते हैं। अगर आप लोगों ने अभी वो वाला वीडियो नहीं देखा है, प्लीज़ आप पहले वो वाला वीडियो देखिए, फिर आप इस वाले वीडियो पे आ जाए। चलो, आज हमें पढ़ना है डिफरेंस बिटवीन कि ये जो कोवैलेंट कंपाउंड है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड से किस तरह डिफरेंस है, या इनके बीच में कौन सी डिफरेंस है, या हम इनको अलग अलग क्यों करते हैं। आज हम वही पढ़ने वाले हैं, डिफरेंस बिटवीन कोवैलेंट कंपाउंड एंड आयोनिक कंपाउंड। पहले कोवैलेंट कंपाउंड और उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा है इस कॉलम में आयोनिक कंपाउंड। अब हम पढ़ेंगे कोवैलेंट कंपाउंड्स के बारे में। दे कंसिस्ट ऑफ ट्रू मॉलिक्यूल्स। ट्रू मॉलिक्यूल्स इससे क्या मतलब कि ये जो कोवैलेंट कंपाउंड्स है ये आयन्स नहीं बना लेता है, ये आयन्स नहीं बना लेता है। इसका जो मॉलिक्यूल होता है वो कंप्लीट मॉलिक्यूल होता है, वो फुली स्टेबल मॉलिक्यूल होता है, उसमें डिसेबिलिटी कुछ भी नहीं है, वो 100% हम नहीं बोल सकते, बट वो स्टेबल होता है, वो स्टेबल होता है। अगर हम आयोनिक कंपाउंड की बात करें, दे डू नॉट हैव द ट्रू मॉलिक्यूल्स बट आर एग्रीगेटेड आयन्स। जो ये आयोनिक कंपाउंड हमारे पास होता है ये एक ट्रू मॉलिक्यूल नहीं होता है, मतलब ये एक कंप्लीट मॉलिक्यूल नहीं होता है, बट वहाँ पे हमें क्या मिलते हैं, एग्रीगेटेड आयन्स। जैसे हमारे पास NaCl है, वहाँ पे हमें मिलेगा Na+Cl-, वहाँ पे इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड है वो एक आयोनिक बॉन्ड है, इसके बाद कोवैलेंट कंपाउंड में जो सेकंड पॉइंट है वो क्या है, दे यूजुअली आर गैसेस एंड लिक्विड्स। जो ये कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं ये जनरली लिक्विड्स और गैसेस होते हैं। इनमें सॉलिड्स भी होता है बट वो बहुत ज़्यादा कम होता है, और उनके पास कंप्लीट सॉलिड नहीं होता है। ठीक, दे यूजुअली आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। क्रिस्टलाइन का मतलब कि अगर हम इनको नाइफ से कट करेंगे, ये स्मूथली कट हो जाएगा, जो इसका थर्ड पॉइंट है कि इस डिफरेंस का, दे हैव लो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा है कि ये जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है ये वीक बॉन्ड होता है, ये उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होता है जितना हमारे पास एक आयोनिक बॉन्ड होता है। इस वीक बॉन्ड की वजह से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है, या हम बोलेंगे वो कम हो जाता है। दे यूजुअली दे हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। अगर हम आयोनिक कंपाउंड्स की बात करें, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि ये जो आयोनिक बॉन्ड होता है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। इसकी वजह से, इस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की वजह से कि इसका जो ये बॉइलिंग पॉइंट है ये इंक्रीज हो जाता है, हमें ज़्यादा एनर्जी देनी है कि इनके बीच में जो बॉन्ड है, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ब्रेक करने के लिए। दे यूजुअली आर सोल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, एग्जाम्पल बेंजीन। ये जो कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं ये हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और हमेशा डिसॉल्व्स मतलब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट
ऑर्गेनिक सोल्यूट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व हो जाएगा। या हमने पढ़ा है पोलर सॉल्वेंट खाली पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाएगा। इसी तरह ये जो कोवेलेंट कंपाउंड है ये खाली किस में डिसॉल्व होता है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। मगर हमारे पास कुछ ऐसे भी एग्जांपल्स है जहां पे हम ये वाटर में, जो ये वाटर है ये एक पोलर सॉल्वेंट है, ये वाटर में भी डिसॉल्व होता है। जैसे हमारे पास अल्कोहल है वो भी वाटर में डिसॉल्व होता है। हमारे पास HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो भी वाटर में डिसॉल्व है। ये जो साइंस है इसमें बहुत ज़्यादा एक्सेप्शंस होते हैं, जो दे यूजुअली और इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ये जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ये इनसॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। तो ये किस में सॉल्युबल होते हैं? ये सॉल्युबल होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। जैसे हमारे पास वाटर है, जैसे ही हम कोई आयनिक कंपाउंड, जैसे हमारे पास है KCl है हमारे पास, KCl है हमारे पास, HCl है हमारे HCl यहाँ पे कोवेलेंट कंपाउंड है, और हमारे पास है NaCl है या लिथियम क्लोराइड है। और ये जब हम इन सारों को इस आयनिक कंपाउंड में ऑर्गेनिक कंपाउंड में डालते हैं, ये वहाँ पे आयन्स नहीं बना लेता है। इसका मतलब ये उसमें डिसॉल्व नहीं होता है। अगर हम वही आयनिक कंपाउंड्स एक वाटर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे, ये वहाँ पे आराम से डिसॉल्व हो सकते हैं। जो हमारे पास इसका लास्ट है वो है दे आर यूजुअली बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। चूंकि ये जो कार्बन कंपाउंड है या कोवेलेंट कंपाउंड है, इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम होता है, क्योंकि इस फ्री इलेक्ट्रॉन्स से या इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मदद से इनमें एक करंट चला जाता है। और अगर हम आयन्स की बात करें, इसमें तो पहले ही आयन्स बने होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन, और इनमें से आराम से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पास हो जाती है। होप आपको ये वाला समझ आ गया होगा। चलो हम अब इसके बाद एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन पढ़ेंगे। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। अब ये जो कार्बन है, एलोट्रॉप्स हम किसको बोलेंगे? अगर हमें कोई कंपाउंड या कोई आइटम एक ही स्टेट में होगा, एक ही फिजिकल स्टेट में होगा, बट उसके हमारे पास अलग अलग फॉर्म्स होंगे, उसको हम बोलेंगे एलोट्रॉप्स। और जो ये फिनोमिना है इसको हम बोलते हैं एलोट्रॉपी। क्या बोलते हैं? एलोट्रॉपी। व्हेन द एलिमेंट एग्जिस्ट्स इन मोर देन 2 फॉर्म्स, जब कोई एलिमेंट हमारे पास एक से ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा इन द सेम फिजिकल स्टेट, उसका जो फिजिकल स्टेट होगा वो सेम होगा। दीज डिफरेंट फॉर्म्स आर कॉल्ड एलोट्रॉप्स। और जो वहाँ पे डिफरेंट फॉर्म्स बनेंगे उनको हम बोलते हैं एलोट्रॉप्स। क्या बोलते हैं? एलोट्रॉप्स। एंड द फिनोमिना इज कॉल्ड एलोट्रॉपी। और जो ये फिनोमिना वहाँ पे होगा उसको हम बोलते हैं एलोट्रॉपी। क्या बोलते हैं? एलोट्रॉपी। अगर हम बोलेंगे एलोट्रॉप्स हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल स्टेट, अगर हम बोलेंगे ये जो एलोट्रॉप्स होता है इनकी जो केमिकल फार्मूला होती है या केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो डिफरेंट होती है, मगर इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो सेम होती है, बट इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो होती है डिफरेंट, वो होती है अलग अलग। अगर हम एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन देखें, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन को देखेंगे, ये हमारे पास दो अलग अलग टाइप्स का है। एक है हमारे पास क्रिस्टलाइन, एक है हमारे पास एमॉर्फस। क्रिस्टलाइन अलग है और एमॉर्फस कार्बन हमारे पास अलग है। इस क्रिस्टलाइन में कौन आता है? इसमें आता है डायमंड, इसमें आता है ग्रेफाइट, इसमें आता है फ्लोरेंस।
ये हम इन डिटेल पढ़ने वाले हैं एक एक करके। और एमॉर्फस में हमारे पास कोक आता है और चारकोल आता है। इन सबको हम इन डिटेल पढ़ने वाले हैं। चलो जो हम पहले किसको उठाते हैं, डायमंड को। ये डायमंड क्या है, अब हम पढ़ेंगे डायमंड, जो एक हमारे पास एक क्रिस्टलाइन एलोट्रोप ऑफ कार्बन है। जो ये डायमंड है, आपने सुना होगा डायमंड्स के बारे में, आपने मूवीज़ में भी देखा होगा कि डायमंड ये कितना एक कीमती मेटल है हमारे पास, ये कितना कीमती है, इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई होता है। चलो हम देखते हैं ये डायमंड क्या है। इन डायमंड ईच कार्बन एटम, पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। अगर ये हमारे पास कार्बन है, यहाँ पे ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, यहाँ पे भी ये सब हमारे पास कार्बन एटम्स है। जो ये एक कार्बन एटम है, जो ये डायमंड में एक कार्बन एटम में ये 4 कार्बन एटम से लिंक्ड है। जहाँ पर हम देखेंगे, अगर हम इसको देखेंगे, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे इसके साथ दूसरा कार्बन, इसके साथ तीसरा कार्बन, यहाँ पे 4th कार्बन। तो एक डायमंड में एक कार्बन कितने कार्बन से बॉन्ड बना देता है, 4 कार्बन के साथ बॉन्ड बना देता है। इन डायमंड ईच कार्बन एटम इज लिंक्ड टू 4 अदर कार्बन एटम्स बाय सिंगल बॉन्ड। और इन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होता है वो सिंगल बॉन्ड होता है। और सबसे पहले जो बॉन्ड बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड जो बनता है, वो होता है सिग्मा बॉन्ड। उसको हम बोलते हैं हेड ऑन कोलिजन। क्या बोलते हैं, हेड ऑन कोलिजन। और वो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है, ठीक। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, हमें पहले यहाँ पे एक कार्बन डालना है, यहाँ पे एक कार्बन, इसके सीधा नीचे एक कार्बन डालना है, यहाँ पे एक कार्बन डालना है, यहाँ पे एक कार्बन डालना है। फिर हमें इसको मिलाना है, इसको मिलाना है, इसको मिलाना है। फिर इसके सीध में यहाँ पे एक कार्बन डालना है, इसके सीध में यहाँ पे एक कार्बन डालना है, ठीक। और इनके बीच में यहाँ पे एक कार्बन डालना है। फिर इस कार्बन और इस कार्बन को मिलाना है, इस कार्बन और इस कार्बन को मिलाना है, ठीक। यहाँ तक। इसके बाद हमें इसके सीध में यहाँ पे एक कार्बन डालना है, इन दोनों के बीच में यहाँ पे एक कार्बन डालना है, यहाँ से थोड़ा ऊपर एक कार्बन डालना है, इसके सीध में एक कार्बन डालना है, और यहाँ पे एक कार्बन डालना है, यहाँ पे एक कार्बन। ये तीनों जो कार्बन होंगे ये एक ही लाइन में आने चाहिए, ये हमारे पास एक सिंपल स्ट्रक्चर है किसका, डायमंड का। ये एक हमारे पास 3D स्ट्रक्चर है किसका, डायमंड का। There is no mobile electron in diamond. It is bad conductor of electricity. चूंकि ये जो डायमंड है, इसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसीलिए अगर इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता, हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिसिटी में कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ बोलते हैं हम करंट। चूंकि इसमें तो कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ही नहीं है, कोई मोबाइल इलेक्ट्रॉन यानी मूवेबल इलेक्ट्रॉन इसमें है ही नहीं। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन होता, फ्री इलेक्ट्रॉन होता, शायद ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता। बट चूंकि इसके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर हम कार्बन की बात करें, कार्बन का वैलेंस 4 होता है, 1 2 3 और 4। क्योंकि इसने यहाँ पे अपने चारों की चारों वैलेंसी कंप्लीट की है, अपने चारों की चारों वैलेंसी कंप्लीट की है, तो इसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो यह एक बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। और द कार्बन बॉन्ड लेंथ इज 154 पिकोमीटर, और पिकोमीटर बराबर होता है 154 इंटू 10⁻⁻12 मीटर। अगर हम पिकोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, ये हमारे पास है 10⁻⁻12 मीटर। इसी तरह द मेल्टिंग पॉइंट
of diamond is 3843. The melting point of diamond is 3843 Kelvin, 3843 Kelvin. मतलब ये बहुत ज़्यादा हाई है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, डायमंड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक, डेंसिटी ऑफ डायमंड इज़ वेरी हाई, क्योंकि जब इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई है। क्यों ज़्यादा हाई है? क्योंकि इनके बीच में जो बॉन्ड होगा, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा। इसकी वजह से इसकी जो डेंसिटी होगी, यानी जब फोर्स ज़्यादा होगा, ये जो एटम्स है, ये जो कार्बन एटम्स है, ये थोड़ा साथ होंगे, ये थोड़ा अपने एक दूसरे के पास होंगे। इसकी वजह से वहाँ पे इसकी डेंसिटी हाई हो जाती है, इसकी वजह से वहाँ पे डेंसिटी हाई होती है। यह हमारे पास एक सिंपल स्ट्रक्चर है डायमंड का, हमने इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे कि ये जो डायमंड हमारे पास है, हम ये डायमंड कहाँ यूज़ करते हैं, हम इसका यूज़ क्या है हमारी डे टू डे लाइफ में। चलो हम इसकी यूजेज पढ़ेंगे कि ये कहाँ यूज़ होता है। यूज़ ऑफ द डायमंड या यूजेस ऑफ द डायमंड। पहला यूज़ क्या है इसका? ड्यू टू इट्स हार्डनेस डायमंड इज़ यूज्ड फॉर कटिंग मार्बल्स, ग्रेनाइट एंड ग्लास। क्योंकि हमें मालूम है कि ये जो डायमंड है ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। आधे लोग मानते हैं ये हार्डेस्ट सबस्टेंस है ऑन अर्थ। कौन? डायमंड हार्डेस्ट सबस्टेंस ऑन अर्थ है। चूंकि ये बहुत ज़्यादा हार्ड है, इससे हम कट करते हैं, हम इसे मार्बल्स को कट करते हैं, ग्रेनाइट को कट करते हैं, और जो हमारे पास ग्लासेस होते हैं, हम इस डायमंड से ग्लासेस को भी कट करते हैं। ठीक, इट इज़ यूज्ड एंड एब्रेसिव एंड फॉर द पॉलिशिंग हार्ड सरफेस। इसको हम एज ए एब्रेसिव भी यूज़ करते हैं, और जो हमारी किसी जगह कोई हार्ड सरफेस होगी, उस हार्ड सरफेस पे पॉलिश करने के लिए हम ये डायमंड यूज़ करते हैं। जो इसकी थर्ड यूजेज है वो है इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग प्रीशियस जेम्स एंड ज्वेलरी। हमें तो मालूम है कि ये जो डायमंड है ये बहुत ज़्यादा कीमती होता है, और ये बहुत ज़्यादा चमकता है। ये क्यों ज़्यादा चमकता है? क्योंकि इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। इसीलिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो बहुत ज़्यादा हाई है, तो हम इसको ज्वेलरी में इस्तेमाल करते हैं, ज्वेलरी बनाने में इस्तेमाल करते हैं, ईयररिंग्स बनाने में इस्तेमाल करते हैं, रिंग्स बनाने में इस्तेमाल करते हैं, फिंगर रिंग्स इस्तेमाल करने में बना लेते हैं। अलग अलग तरीक़ों से हम इस डायमंड को यूज़ करते हैं। जो इसकी लास्ट यूजेज है बट नॉट लीस्ट, वो क्या है? इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग स्पेशल सर्जिकल नाइव्स। इससे हम सर्जिकल नाइव्स बना लेते हैं। जो हमारे पास जो डॉक्टर्स होते हैं, उनके पास जो नाइव्स होते हैं, उनके पास जो ब्लेड्स होते हैं, उनके पास जो चाकू होता है, वो मेनली किससे बना होता है? इसी डायमंड से मेनली हम देखते हैं जब आई सर्जरी की जाती है, आई सर्जरी में डायमंड का जो नाइव है, डायमंड का जो टूल है, वो यूज़ करते हैं डॉक्टर्स। तो हम इससे सर्जिकल नाइव्स भी बना लेते हैं। होप आज के लिए बस इतना ही। होप आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।